जी आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ और आज एक मुझे बहुत ही गज़ब के पाकिस्तानी से मुलाकात हुई है और मैं इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साबिर भाई, आप अपनी स्टोरी शुरू से सुनाएं कि वो कूड़ा चुनने से शुरू करें। थैंक यू सो मच रियान भाई। मेरे बचपन का आगाज़ कूड़ा चुनने से हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं पाकिस्तान में जो झोंपड़ी में लोग रहते हैं उन्हीं में से एक हूँ। और मेरे अब्बू गधा गाड़ी चलाते हैं और मेरी अम्मी घरों में मासी के तौर पर काम करती है। और मुझे बचपन से मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि मुझे पढ़ने का शौक़ था। और जब मैं कूड़ा चुना करता था तो मैं कूड़ा चुनने के अलावा अखबारों को पढ़ना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती थी और लोग मुझे समझते थे कि मेरे कज़न कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गए और मैं कुछ नहीं कर सकता और वक्त ज़ाया कर रहा हूँ अखबार पढ़ने में। मगर मेरी ज़िद ने मुझे आखिरकार एक स्कूल तक पहुँचा दिया और मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही मुख्तलिफ मोड़ है, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में जिसे लोग मुसल्ली, चंगड़, चूड़े कहते हैं, उसका पहला पढ़ा लिखा बंदा हूँ जो अंग्रेज़ी में भी बात कर सकता है। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह मुझे जो मेरी रूटीन होती थी, मुझे अपने माँ बाप को पैसे कमा कर देने होते थे। मैं सुबह सुबह उठता था, अपना कूड़े का बैग पकड़ता था और मैं मुख्तलिफ मार्केटों में, घरों के सामने जहाँ भी मुझे कूड़ा मिलता था, प्लास्टिक, लोहा, टिन, जो भी बोतलें मिलती थी, गत्ता मिलता था, मुझसे चुना करता था। उसके बाद अपने घर आता था, उसको कूड़े को रखता था, हाथ मुंह धोकर स्कूल की तरफ भाग जाता था और सारा दिन उधर स्कूल में गुजारा करता था। स्कूल में भी मुझे बहुत से मुख्तलिफ तस्सुबात का सामना करना पड़ता था। जैसे मेरे टीचर समझते थे कि मैं मसलियां दा मुन्ना थे, मेरा दिमाग कम नहीं कर सकता, दे कंसिडर्ड मी डम। और मेरे ख्याल में मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी वो थी कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, और मैं उसके लिए ज़्यादा दिल लगी से पढ़ता था। और मेरी एक आदत थी कि मैं रीडिंग करता था, और जिससे मुझे बाकी स्कूल वाले बच्चों की निस्बत मुझे एक एज आता था कि मैं पढ़ सकता था। इसी तरह मैंने अपनी 5वीं जमात और 6ठी जमात से अंग्रेजी फीलिंग वेरी इमोशनल रिहान। इसी तरह मैंने 5वीं और 6ठी जमात में अपनी अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू किया और मेरे लिए अंग्रेज़ी सीखना एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा था। जैसा कि अंग्रेज़ी में बड़े हरूफ होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं, और मुझे बिल्कुल ये सेंस नहीं होती थी कि अगर हमारे पास बड़े हरूफ है तो मैं स्मॉल लेटर्स को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। इसने मेरा बहुत अच्छा खासा वक्त लिया। मगर मुझे पहली दफ़ा जब अंग्रेज़ी से इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान में जिन लोगों को अंग्रेज़ी बोलना आता है उनको लोग मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा, मुझे बचपन से इस बात की रियलाइज़ हो गया अगर मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ तो सोसाइटी मुझे मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करना शुरू कर देगी। इसी तरह मैंने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया और मैंने अपनी 2 नोटबुक्स सिर्फ यही लिखने में कर दी। मुझे लगता था कि जो भी बंदा मेरा इंट्रोडक्शन ज्वाइनिंग राइटिंग से हुआ था और मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि रिहान साहब जब आप ज्वाइनिंग राइटिंग लिखते तो वो ऐसे लिखा होता है कि किसी ने ये ऐसे लिख दिया है। तो मेरे लिए ये मैंने अपनी 2 नोटबुक्स इसलिए भर दी कि शायद मैं अंग्रेज़ी लिख रहा हूँ। मुझे बहुत बाद में जब टीचर से थप्पड़ पड़े कि आपने 2 अपनी कापियाँ ज़ाया कर दी हैं, तो मुझे अंदाज़ हुआ कि ये अंग्रेज़ी ऐसे लिखी जाती। खैर मैंने अंग्रेज़ी सीखी, मैंने बड़ी शिद्दत से अंग्रेज़ी सीखी। मैंने टेंसेस सीखे, मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखे, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे, मैंने एनालिसिस करना सीखा। मैंने एक ग्रामर पढ़ी जो एक इंडिया से उस वक्त मिला करती थी, हाई स्कूल ग्रामर कंपोजिशन, और इसे रैंड एंड मार्टन ने लिखा था, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बच्चों को अभी भी रिकमेंड करता हूँ ट्यूशन पढ़ाते हुए। तो इस तरह मेरे अंग्रेज़ी का सफ़र जारी हुआ और मैं 8वीं जमात में मैंने अपने बोर्ड के पेपर दिए तो मेरे अपनी जमात में मैंने टॉप किया। मैंने 674 नंबर लिए थे 800 में से, और मुझे पहली दफ़ा रोटरी क्लब ने एक 300 रुपये की स्कॉलरशिप दी और मैंने अपनी 9वीं 10वीं की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदा। इस तरह मेरा ये सफ़र जारी रहा। मगर अब मुझे अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना आ गया तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैं अपने साथ जो मेरे साथ क्लास फेलोज थे उन्हें ट्यूशन पढ़ाना शुरू हो गया। मैं उनके घरों में जाने लग पड़ा। मैंने सुबह कूड़ा चुनने की बजाय सुबह घरों में अखबार फेंकने शुरू कर दिए। जहाँ मेरी अम्मी काम करती थी मैंने वहाँ जाकर गाड़ियाँ साफ़ करना शुरू कर दी। अब मैं पानी बेचने के अलावा गाड़ियाँ साफ़ करने का शुरू हो गया। यानी जैसे जैसे मेरी ये तलीम मिलती गई, माशरे का रवैया भी बदलता गया। मगर मेरे अंदर एक वो जो तड़प थी ना कि मुझे पढ़ना है, वो मेरे अंदर और ही मुझे प्रेशराइज कर रही थी कि मुझे और पढ़ना है। मैंने साथ साथ ना सिर्फ अपनी स्कूल की किताबों के अलावा मैंने रशियन लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने जो भी मुझे मिलता था वो पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इसमें एक बचपन का वाकया कोट करना चाहता हूँ कि जब मैं 7वीं जमात में पढ़ता था तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी अम्मी घरों अपने सर पे एक बहुत बड़ी किताबों का दत्ता लिए हुए आई, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग बीकन हाउस में या लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं उनकी किताबें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो मुझे वो बड़ी, आज भी वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा है
कि मैंने देखा मेरी अम्मी ने गठड़ी किताबों के नीचे रखी और मैंने उसमें देखा तो उसमें से एक नॉवल था जिसे मैं भी रेहान साहब को बता रहा था कि मेरे लिए वो दुनिया का मुकद्दस तरीन किताब है। उस नॉवल का नाम मैं चाहूँगा कि हर बंदा वो नॉवल पढ़े जो ज़िंदगी में कोई सीखना चाहता है। उस नॉवल का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन और से बहुत मशहूर बरतानवी नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन ने लिखा है। और मेरे पास उस नॉवल का जो करेक्टर पिप है, मेरे लिए शायद वो किरदार पिप था कि पूरी दुनिया में जिसके साथ मैं रिलेट कर सकता था, जो मेरी तरह हालात में रह रहा था और अचानक उसे कोई बेनिफैक्टर मिल गया और वो उसकी लाइफ बदल गई। तो मेरे लिए ये बहुत ही लम्हा था और अभी भी मैं उस किरदार को अपने आप से रिलेट करता हूँ और अपने उससे मुझे हौसला मिलता है। और पता नहीं मुझे क्यों फील होता है कि अगर मैंने वो नॉवल ना पढ़ा था तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। शायद मैं इस तरह ख्वाब ना देख पाता या इस तरह मैं बुलंद सोच का हामिल ना हो पाता। खैर, इस तरह मैंने अपना मैट्रिक किया, मैंने अकाउंटेंसी का डिप्लोमा किया, मैंने मुख्तलिफ जॉब करना शुरू कर दी, मैंने सोशल एक्टिविज़म में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैंने यानी मेरे पढ़ने से अब मेरा प्रोफाइल ही बदल गया, आप जिसे कह सकते हैं। मैंने लिखना शुरू कर दिया, मैं ज़्यादा शिद्दत से लोगों से मिलना शुरू हो गया। मेरे अंदर जो हसासे कमतरी था कि मैं चूड़ा हूँ, मैं चंगड़ हूँ, मैं वो हूँ, वो अदब ने या लिटरेचर ने वो बदल के रख दिया। और मैं कैन आई टेक अ ब्रेथ? ओके। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं लाहौर कौंसलेट में एक खतून है जिनका मैं बहुत ही सदके दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनका नाम कैथरीन किसर था। वो मुझे एक सोशल गैदरिंग पे मिली तो शी वॉज ट्रूली इम्प्रेस्ड विद माई स्टोरी एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी होते हैं या इस कम्युनिटी से भी लोग पढ़ लिख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक फेलोशिप की प्रोग्राम का अप्लाई करने को कहा। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा था क्योंकि मैं आई वाज सो कंफ्यूज कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इसके लिए सिलेक्ट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। खैर, आखिरी रोज़ मैंने उसके लिए अप्लाई किया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख दें क्योंकि मेरा और कोई जानने वाला तो है नहीं जो मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकता हो। तो उन्होंने मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा। किस्सा मुख्तसर कि मैं उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गया। नवंबर 2012 में मैं अमेरिका में आया और उस वक्त प्रोग्राम का क्या नाम था? मैं उसका नाम नहीं लूँगा। नवंबर 2012 में मैं अमेरिका में पहली दफ़ा आया और ये फेलोशिप थी अटलांटिक काउंसिल में एमर्जिंग लीडरशिप प्रोग्राम था जिसमें 15 लोगों को पूरे पाकिस्तान में से चुना गया और लकीली मैं भी उसमें सेलेक्ट हो गया। और जब यहाँ आया तो जब प्रेसिडेंट ओबामा के इलेक्शन हो रहे थे, हम मुख्तलिफ जगहों पे गए। वहाँ पे हम लोगों ने हम मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए। तो मेरे लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा था। जैसा कि मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि जमहूरियत के इस मुल्क को क्या फ़ायदे हैं, लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हर आदमी वोट करने जा रहा है और एक सिस्टम में रिपीट नहीं मुझे मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो वी नीड टू कंक्लूड। ओके। तो मैं इस तरह मेरा ये पहला अमेरिका की मेरी विजिट थी। खैर, मैं इस विजिट से मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था और इस विजिट ने मेरी हिम्मत बंधाई कि मैं मुख्तलिफ और काम करूँ। जैसा कि मैं अभी अपने झोंपड़ी में अपने स्लम्स के या झोंपड़ियों में मैं अभी मोबाइल टॉयलेट बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बचपन में अपने देखा कि हमारे बहुत से रिश्तेदार या दूसरे झोंपड़ियों वाले सिर्फ कोलरा हैजे से और डायरिया से और हेपाटाइटिस से फोत हो गए। उन्होंने बिल्कुल पता ही नहीं था क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो खुली जगह पे ही पेशाब और पखाना कर देते हैं और वही पखाना जो पेशाब होता है वो उनके पीने के पानी में मिल जाता है और जिससे बड़े बूढ़े बच्चे औरतें जो होती हैं वो बीमार हो जाते हैं और इट्स अ ट्रूली लाइफ टेकिंग डिजीज। दे आर जस्ट गेटिंग लाइफ टेकिंग डिजीज थ्रू दिस इम्प्योर वाटर। और मैं उनके लिए मोबाइल टॉयलेट कायम करूँगा और मेरा इरादा है कि मैं उस मोबाइल टॉयलेट्स को उसके जो ह्यूमन वेस्ट उनका होगा उसको मैं बायोगैस में या फर्टिलाइज़र में बायो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करूँगा। ना सिर्फ उनकी ये सैनिटेशन की प्रॉब्लम हल होगी बल्कि उनको थोड़ी सी उससे इकोनॉमिक असिस्टेंस या बायोगैस अगर मिलेगी तो हम प्रोड्यूस करेंगे तो उनके एनर्जी नीड्स भी मीट हो सकती हैं। थैंक यू सो मच रेहान साहब। आप डू स्कूल में क्या करें? यहाँ डू स्कूल में कैसे पहुँचे? डू स्कूल ने मुख्तलिफ सोशल एंटरप्रेन्योर से यहाँ पे आइडिया कंपटीशन कराया जो कि यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में मेयर का ऑफिस है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी का काम करता है।
उसके थ्रू क्योंकि एक काम करती हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी में तकरीबन हर रोज़ 7 मिलियन कॉफ़ी कप होते हैं, वो सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं या डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। और न्यूयॉर्क सिटी की जो बहुत बड़ा खर्चा है वो इस कूड़े को या इस रीयूजेबल कप्स को लैंडफिल में भेजने में खर्च हो जाता है। तो मैं मैं उन खुशकिस्मती 18 लोगों में शामिल हूँ जो इस सोशल वेंचर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और मैं यहाँ 10 हफ्तों के लिए हूँ। आज मेरा 9वां हफ्ता शुरू हो चुका है और अब मुझे न्यूयॉर्क की समझ आना शुरू होगी और अब मैं वापस जा रहा हूँ।